हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बिहार STET की तैयारी कर रहे हैं, तो जिसमें कि हम लोग हिंदी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और कल की वीडियो में हम लोगों ने हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां क्या है ये सभी समझ चुके थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए उपभाषाएं के अंतर्गत जितनी भी बोलियाँ आती है उन सभी का संक्षिप्त परिचय करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेंगे वो सब मैं लाने का कोशिश करूँगी आपके लिए। तो चलिए, आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे प्रमुख प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय। तो आप सभी जानते हैं कि उपभाषाएं कितनी हैं, तो 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी है ये भी आप सभी को मालूम है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख लें, क्योंकि उससे अगर आप देखेंगे तभी आपको आगे का तथ्य भी समझ में आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है उसी प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय करेंगे। तो सबसे पहले है कौरवी। इसका मूल नाम तो कौरवी ही है, और साहित्यिक भाषा बनने के बाद इसका नाम जो है खड़ी बोली पड़ गया। यानी कि खड़ी बोली किससे कहा जाता है, तो कौरवी को ही खड़ी बोली कहा जाता है। तो साहित्यिक भाषा बनने के बाद इसका नाम जो है खड़ी बोली पड़ गया, जो कि काफ़ी प्रचलित है अभी। तो बीम्स क्रिएशन, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि अधिकांश भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का आधार जो है वह कौरवी है। अगर खड़ी बोली का आधार माना जाता है इन सभी विद्वानों के द्वारा, तो इसका आधार जो है क्या है, वह कौरवी है। क्योंकि कौरवी भाषा जो है मूल नाम है कौरवी का ही, लेकिन साहित्यिक भाषा जब यह बनी तो यह जो है परिवर्तन हो गया इसका नाम में, यानी इसके नाम में परिवर्तन हो गया, कौरवी से यह खड़ी बोली बन गई। और इन सभी विद्वानों ने खड़ी बोली का आधार जो माना है कौरवी को ही माना है। अन्य नाम जो कि प्रचलित है कौरवी के, देख लेते हैं कौन कौन सा नाम प्रचलित है। तो वह नाम है बोलचाल की हिंदुस्तानी, सर हिंदी, वर्नाक्यूलर, खड़ी बोली। इन सभी नामों से कौरवी को जाना जाता है, या कहीं खड़ी बोली को जाना जाता है। केंद्र इसका कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ ये बोले जाते हैं कौरवी भाषा या कहीं खड़ी बोली जो बोले जाते हैं, कौन कौन सा केंद्र है तो देख लेते हैं। तो मेरठ दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे बड़े भूभाग में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। तो वो जो प्रयोग किया जाता है तो कौन कौन सी जगह है वो देख लेते हैं एक बार। रामपुर है, मुरादाबाद है, बिजनौर है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, देहरादून के मैदानी भाग है, अम्बाला है, और पटियाला के पूर्वी भाग में इन सभी जगहों में बोली जाती है। तो ये सभी जो है क्या है, कौरवी भाषा का क्षेत्र माना जाता है, केंद्र माना जाता है, या कहें कि खड़ी बोली का केंद्र माना जाता है। बोलने वालों की संख्या की अगर बात की जाए, यानी खड़ी बोली जो बोलने वालों की संख्या है इसकी अगर बात की जाए तो कितनी है, तो 1.5 से 2 करोड़ तक, 1.5 से 2 करोड़ तक की जो संख्या है वह खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। साहित्य की दृष्टि से देखिए इसका क्या स्थान है, तो मूल कौरवी में जो है लोकप्रिय साहित्य उपलब्ध है, जिसमें कि गीत, नाटक, लोक कथा, गप, पहेली आदि ये सभी सम्मिलित है। साहित्य में अगर स्थान देखा जाए खड़ी बोली का तो क्या है, किस रूप में है, तो मूल जो कौरवी में लोक साहित्य है ये भी उपलब्ध है, हमें भी देखने को मिलता है, जिसमें कि गीत है, नाटक है, लोक कथा ये सभी है। विशेषता देख लेते हैं इसकी क्या मुख्य विशेषता है, तो आज की हिंदी जो है मूलतः कौरवी पे ही आधारित है। आज की हिंदी क्या है, मूलतः जो है कौरवी पे ही आधारित है। दूसरे शब्दों में हिंदी भाषा का मूलाधार जो है कौरवी या खड़ी बोली है ना। इसकी विशेषता देख लीजिए, कितनी बड़ी विशेषता है कि आज की जितनी भी साहित्य है या फिर हमें हिंदी जो देखने को मिलता है तो उसका जो मूलाधार माना जाता है कौरवी भाषा को ही माना जाता है। और दूसरे शब्दों में अगर इसे समझने का कोशिश करें तो यह पता चलता है कि हिंदी भाषा का मूलाधार जो है कौरवी या खड़ी बोली ही है। इस बोली के अक्षरों में जो है स्वर का लोप हो जाता है। जब इस बोली का जो इतनी सारी विशेषताएं हम लोग देख रहे हैं तो इस बोली के बारे में और देख लेते हैं कि इसमें स्वर का कहाँ लोप हो जाता है। तो इस बोली में जो है अक्षरों में स्वर का लोप हो जाता है। जैसे कि हम सभी जो है अंगूठा बोलते हैं, तो अंगूठा में जो है अस्वर है, तो यह जो है खड़ी बोली में या कहें कि कौरवी में जो बोला जाएगा गुंठा बोला जाएगा। यानी कि अ जो है, अ क्या है, यह स्वर है और इसका ही लोप हो जाता है। जैसे कि आषाढ़ है, आषाढ़ हम लोग बोलते हैं, तो खड़ी बोली में अगर प्रयोग होगा इसका कि आषाढ़ का, तो अ जो है यानी स्वर जो है ये लोप हो जाएगा और साढ़ सिद्ध बोला जाएगा। उसी तरह है उठना, जैसे कि उठना हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उठना मत हम लोग बोलते हैं, और खड़ी बोली में जब इसका प्रयोग होगा या फिर लिखा जाएगा तो ठाना बोलेंगे, यानी कि स्वर का लोप हो जाता है। इसमें दीर्घ स्वरों का के बाद भी जो है व्यंजन का द्वितीय रूप होता है, जैसे कि गड्डी,
है ना, गड्डी। जैसे कि इसमें क्या है कि दीर्घ स्वर के बाद भी व्यंजन का द्वित्व रूप जो होता है वह होता है। जैसे कि हम लोग गाड़ी प्रयोग करते हैं, सीधे सीधे गाड़ी बोलते हैं, लेकिन इसमें द्वित्व हमें देखने को मिलता है व्यंजन का कि इसमें 2 बार यूज होता है, यानी 2 बार प्रयोग किया जाता है। जैसे गड्डी, बेटा को बोलेगा बेटा, साजा को बोलेगा सज्जा। तो इस प्रकार से व्यंजन का जो प्रयोग मिलता है हमें 2 बार या कहीं कि द्वित्व रूप में देखने को मिलता है। इसके बाद है हरियाणी। और ये सभी जो बोलियों के बारे में हम लोग संक्षिप्त परिचय जो कर रहे हैं, तो क्या है ये, कौन सी बोली, तो पश्चिमी उपभाषाएं जो है इसके अंतर्गत ही ये सभी बोलियां आती है। पिछले वीडियो में ये बताया गया है, अगर आप देखे होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो इसमें दूसरी बोलियां जो है वह कौन सी है, हरियाणी है। हरियाणा या फिर कहें कि हरियाणवी का विकास जो है उत्तर शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और पश्चिमी रूप से हुआ है। आपसे अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि हरियाणा शब्द जो है या फिर हरियाणी बोली जो है इसका विकास किससे हुआ है, किस अपभ्रंश से हुआ है, तो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और किस रूप में हुआ है, तो पश्चिमी रूप में हुआ है। ठीक है, इसका क्षेत्र देख लेते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे ये प्रयोग होता है हरियाणी भाषा। तो हिसार है, रोहतक है, करनाल है, पटियाला है, नाभा है, जींद है और दिल्ली उत्तर प्रदेश का सम्मिलित भूभाग है। इन सभी भागों में हरियाणी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हरियाणा और वहाँ की बोली को हरियाणवी कहते हैं। ठीक है, हरियाणा और वहाँ की बोली को क्या कहते हैं, हरियाणवी कहते हैं। अब है बुंदेली। तो बुंदेली के बारे में देख लेते हैं क्या विशेष बातें हैं, क्या संक्षिप्त परिचय हमें देखने को मिलता है इसके बारे में। तो यह जो है उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा के झांसी, जलौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवानी इत्यादि जगहों में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सी भाषा का, बुंदेली भाषा का। और अगर आप ज़्यादा कुछ इसमें याद नहीं रख सकते, कम से कम कुछ ऐसे नाम हैं जिसको हमेशा ध्यान में रखना है कि इन सभी जगहों पे कौन सी बोलियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। अगर आपको उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ये मालूम है तो उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र के बारे में अगर मालूम रहेगा और क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर आपको ये दिख रहा है तो आप बिल्कुल उसमें सही आंसर लगा सकते हैं। तो ये दोनों आप दिमाग में बिल्कुल सेट कर ले कि बुंदेली जो है उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बोला जाता है। तो जिसमें से कुछ जगह का जो नाम है वह है झांसी, जलौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा और नरसिंहपुर और सिवानी इत्यादि। ठीक है, अब है कि इसके निकटवर्ती भूभाग को बुंदेलखंड के भी कहा जाता है। जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बुंदेलखंड या बुंदेलखंडी जो भाषा है या बोली है वह कहाँ बोली जाती है, तो ये आपको पता है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोली जाती है, क्योंकि ये चाहे तो ये बुंदेली हो या फिर इसी का नाम है बुंदेलखंड। तो ये आपको ध्यान में रहेगा, तो बिल्कुल आप इसमें सही सही आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तथा इसकी इसी की जो बोली है, बुंदेलखंड की जो बोली है, उसे ही बुंदेलखंडी या बुंदेली के नाम से पुकारा जाता है। तो ये दोनों क्लियर हो गया कि बुंदेलखंडी चाहे आ जाए आपके सामने या फिर बुंदेलखंड आ जाए या फिर बुंदेली आ जाए, तीनों एक ही है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके बाद है कन्नौजी। कन्नौजी जो है ये सभी कौन सी उपभाषाएं के अंतर्गत आ रही है, तो पश्चिमी उपभाषाएं के अंतर्गत आ रही है। तो कन्नौजी जो है संस्कृत शब्द के कानिकुब्ज से विकसित हुआ है। आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा और ये पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जामों में कि कन्नौजी शब्द जो है वह कहाँ से आया है, तो संस्कृत के कानिकुब्ज से यह विकसित हुआ है, वहीं से आया है। ठीक है, आप इसका देख सकते हैं विकास इसका किस प्रकार से हुआ है, कानिकुब्ज, कन्नौज और कन्नौज, इस प्रकार से इसका विकास क्रम भी है। आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं और ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि कन्नौजी शब्द जो है संस्कृत के कानिकुब्ज से विकसित हुआ है। इसका पुराना नाम जो था वह था पंचाल। इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कन्नौजी का पुराना नाम क्या था, या फिर पंचाल के नाम से कौन सी बोली प्रसिद्ध थी। तो कन्नौजी प्रसिद्ध थी, तो इसका पुराना नाम क्या है, पंचाल है। और कन्नौज ही कन्नौजी बोली का केंद्र है, कन्नौज ही कन्नौजी बोली का केंद्र भी माना जाता है। यह ब्रज भाषा के समान है, इसलिए इसे ब्रज भाषा की ही उपबोली मानी जाती है। यानी कि ब्रज भाषा की भी उपबोली से माना जाता है कन्नौजी को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए कि क्षेत्र इसका मतलब कहाँ कहाँ पे इस भाषा का जो प्रयोग किया जाता है, कौन सा क्षेत्र है, तो उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर, हरदोई, कन्नौज, फारुखाबाद, कानपुर, इटावा और पीलीभीत में कन्नौजी बोली जाती है। इन सभी जगहों में कन्नौजी बोली जाती है। ब्रज के अंतिम में यो तथा वो के स्थान पे कन्नौजी में अधिकांश स्थलों पे ओ मिलता है। जैसे कि गयो, गयो जो है यह क्या है, यह हो गया ब्रज। ठीक है, यह हो गया गयो,
यह जो आया इसमें, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना कि ब्रज के अंतिम यानी ब्रज में जब कोई बोली बोली जाती है तो उसके अंतिम में यो का आता है। ठीक है, यो तथा वो के स्थान पे जो है कन्नौजी में अधिकांश क्या हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे प्रयोग जो होता है इन दोनों के जगह पे यो और वो के जगह पे ओ मिलता है। जैसे कि गयो बोलते हैं तो यह ब्रज का भाषा है, ब्रज की बोली है गयो। और इसी जब हम कन्नौजी में जब इसका उच्चारण करते हैं या फिर कन्नौजी में जब बोलते हैं तो ये क्या हो जाता है, यो जो है ओ में आ जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो गयो ये हो गया कन्नौजी और ये हो गया ब्रज। उसी तरह देखिए भयो तो ये हो गया ब्रज भाषा और ये हो गया भओ, यानी कि ओ का उच्चारण होता है। खायो, खायो की जगह खाओ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है बघेली। तो बघेली जो है किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है, तो बघेली आती है, अवधी आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। तो बघेली का हम देखेंगे संक्षिप्त परिचय क्या है। तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने बघेली को अवधी का ही उपबोली माना है। उन्होंने कहा कि यह बघेली जो है ना बोली, यह अवधी की ही एक उपबोली है। इसका उद्भव कैसे हुआ, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और देखिए ये उद्भव, विकास, ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए और ये पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो इसका उद्भव यानी कि बघेली का उद्भव जो है कहाँ से हुआ, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ और एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। ठीक है, वहीं से या बस ये आपको ध्यान में रखना है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बघेली को दक्षिणी अवधि भी कहा जाता है। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि बघेली को एक और नाम से जाना जाता है, वो कौन सा नाम है, तो दक्षिणी अवधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्षेत्र हम देख लेते हैं इसका क्या क्या क्षेत्र है। तो यह बोली जो है मध्य प्रदेश के दमोह, जबलपुर, मंडाला, बालाघाट, उत्तर प्रदेश के बादा, फतेहपुर, हमीरपुर इत्यादि जिलों में कुछ भागों में प्रचलित है। इन सभी जगहों पे बघेली बोली का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि बघेली के अंतर्गत सर्वनामों में मुझे के स्थान पे मवा, मोही, तुझे के स्थान पे तवा, तोही, विशेषण में हा प्रत्यय लगता है, जैसे कि मरकहा, गंजाहा, कटाहा इत्यादि। देख लीजिए ना कि बघेली में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अगर व्याकरण की अगर बात की जाए तो किस प्रकार से व्याकरण का प्रयोग होता है, तो इसके अंतर्गत सर्वनाम जैसे कि मुझे के स्थान पे, जैसे हम लोग बोलते हैं मुझे, तो मुझे के स्थान पे बघेली में बोला जाता है मवा या मोही। ठीक है, तुझे के स्थान पे क्या, तवा या तोही। और विशेषण में जहाँ हा का प्रयोग होता है यानी हा प्रत्यय जहाँ लगता है तो वहाँ पे जैसे हो जाता है मरकहा। ठीक है, हा का प्रत्यय लगता है, मरकहा, गंजहा, कटहा इत्यादि। तो इन सभी ये सभी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने इसे नोट किया है। ऐसे ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बघेली में सर्वनाम मुझे के स्थान पे क्या प्रयोग होता है, तो मवा, मोही ये प्रयोग होता है। तुझे के स्थान पे क्या होता है, तवा, तोही। तो बिल्कुल आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद है छत्तीसगढ़ी और अवधि का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव में ही सारी बातें आ जाएगी उसमें। तो ऑब्जेक्टिव यानी अवधि में अवधि का विकास कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही आती है अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी हम लोग देखेंगे अभी, और इसके पहले हम लोगों ने बघेली को ही देख लिया है, तो अवधि को जो है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव में देखेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी जो है, छत्तीसगढ़ी की बोली छत्तीसगढ़ी कहलाती है। छत्तीसगढ़ी की ही बोली को छत्तीसगढ़ी कहा जाता है और इसे लरिया या खल्लाटी भी कहा जाता है। तो ये दोनों आपको नाम याद रखना है, क्योंकि ये नाम तो आपको पता है ही कि छत्तीसगढ़ी की जो बोली है उसे छत्तीसगढ़ी कहलाती है या फिर छत्तीसगढ़ी कहा जाता है। लेकिन इसे और नामों से जो पुकारा जाता है वो कौन सा नाम है, तो लरिया है और कौन सा है, खल्लाटी है। ठीक है, इन सभी नामों से जाना जाता है। इसका विकास कैसे हुआ, तो इसका विकास भी हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है और दक्षिणी रूप में हुआ है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है विकास वाला, इन सभी बातों का आप ध्यान में रखेंगे। और छत्तीसगढ़ी की मुख्य उपबोलियाँ जो है वह कौन कौन सी है, तो वह है सरगुजिया, सादरी, बेगानी, बिंजवाली इत्यादि। तो इन सभी बोलियों को जो है छत्तीसगढ़ी की उपबोलियाँ के रूप में जाना जाता है। क्षेत्र इसका क्या क्या है, छत्तीसगढ़ी जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग किया जाता है, तो वह है सरगुजा है, कोरिया है, बिलासपुर है, रायगढ़ है, खेड़ागढ़ है, रायपुर है, दुर्ग है, नंदगांव है इत्यादि। इन सभी जगहों पे छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ी में स के स्थान पे छ तथा छ के स्थान पे स बोला जाता है। तो किस प्रकार से बोला जाता है देखते हैं उदाहरण।
जैसे कि सीतापुर, तो सीतापुर हम लोग बोलते हैं तो छत्तीसगढ़ी में क्या है, स के स्थान पे छ प्रयोग किया जाता है। तो सीतापुर, तो यहाँ पे बोला जाता है सीतापुर को छीतापुर, क्योंकि स के जगह पे छ प्रयोग हो रहा है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं सेना, तो स के जगह पे छे प्रयोग होगा तो क्या हो गया, छेना। इस प्रकार से जो है स के स्थान पे छ का प्रयोग होता है और छ के स्थान पे स प्रयोग होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे रहता छेना, तो छेना, जैसे कि यहाँ पे छेना है तो उसे सेना बोला जाएगा। अगर यहाँ पे हम उच्चारण कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में कि सेना, तो यहाँ पे छेना होगा। तो इस प्रकार से उल्टा हो रहा है, तो स के स्थान पे छ और छ के स्थान पे स। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इसका प्रयोग होता है छत्तीसगढ़ी बोली में। इसके बाद है बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी जो है, तो यह बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या विशेष बातें हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भोजपुरी, महगी और मैथिली बोलियों को बिहारी हिंदी उपभाषा कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भोजपुरी, महगी और मैथिली बोलियों को ही बिहारी हिंदी का उपभाषा कहा है। आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बिहार STT का एग्जाम है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस बोली को बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत उसे माना है, तो भोजपुरी, महगी और मैथिली, इन सभी बोलियों को उन्होंने माना कि बिहारी हिंदी की यह उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं और उसी के अंतर्गत आती है। तो बिहारी हिंदी को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से भागों में, तो पूर्वी बिहारी और पश्चिमी बिहारी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बिहारी हिंदी को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पूर्वी बिहारी और पश्चिमी बिहारी। तो पूर्वी बिहारी में कौन कौन सी बोलियां आती है, तो मैथिली है और महगी है, ये दोनों बोलियां आती है। तो ये भी देखिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये मैथिली जो है किस भाषा के अंतर्गत आती है, या फिर किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, या फिर किस बोली के अंतर्गत आती है, कि पूर्वी बिहारी के अंतर्गत आती है मैथिली महगी, क्योंकि ये आपको ध्यान में आ गया कि मैथिली महगी जो है ये पूर्वी बिहारी के अंतर्गत की बोलियां हैं। पश्चिमी बिहारी के अंतर्गत की बोलियां कौन सी है, तो इसमें केवल भोजपुरी आती है। तो ये तो एक नाम है, बिल्कुल ध्यान में रहेगा। ये भी दोनों ध्यान में रह सकता है, क्योंकि मैथिली महगी है तो ये दोनों पूर्वी है और भोजपुरी जो है यह पश्चिमी है। तो बिहारी हिंदी का उद्भव जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि बिहारी हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, इसके बाद है भोजपुरी। तो भोजपुरी के बारे में देख लेते हैं क्या है विशेष बातें। तो भोजपुरी बोली का अर्थ जो है, भोजपुरी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1789 ईस्वी में किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखेंगे कि बोली के अर्थ में भोजपुरी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1789 ईस्वी में हुआ था। और बिहार राज्य के भोजपुर जनपद इस बोली का केंद्र माना जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भोजपुरी बोली का केंद्र कौन सा राज्य माना जाता है, तो बिहार राज्य का भोजपुर जो है यही माना जाता है भोजपुरी बोली का केंद्र। अब भोजपुरी बोली का अधिकांश भूभाग जो है उत्तर प्रदेश में, कुछ भाग बिहार प्रांत में है। कुछ भाग जो है भोजपुरियाँ जो बोली जाती है, तो कुछ भाग जो है उत्तर प्रदेश में है जहाँ पे भोजपुरी बोली का प्रयोग किया जाता है, और कुछ भाग जो है बिहार प्रांत के हैं जहाँ पे भोजपुरी बोली का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है मगही। तो मगही शब्द जो है मागधी का विकसित रूप है, इसी से बना है मगही। तो मगही या मागधी का अर्थ होता है मगध की भाषा। जो मगध की भाषा है उसे ही मगही या मागधी कहा जाता है। यह बोली जो है बिहार राज्य पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद, लखीसराय, भागलपुर तथा झारखंड राज्य के पलामू, हजारीबाग तथा उसके निकटवर्ती भूभाग में बोली जाती है। इन सभी जगहों पे मगही बोली का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है मैथिली। तो मिथिला की बोली को ही मैथिली कहा जाता है। इसका उद्भव जो है मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। मिथिला की जो बोली है उसे ही मैथिली कहा जाता है, और इसका उद्भव कहाँ से हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है और मध्यवर्ती रूप से। क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कहाँ कहाँ पे मैथिली बोली का प्रयोग किया जाता है, तो मैथिली का क्षेत्र जो है बिहार के उत्तरी भाग में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया तथा उत्तरी संथाल परगना में है। इन सभी जगहों पे मैथिली बोली का प्रयोग किया जाता है। मैथिली की 6 बोलियां
मैथिली की जो है कितनी बोलियां, तो मैथिली की जो 6 बोलियां हैं कौन कौन सी, उत्तर मैथिली, पश्चिमी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, चिकचिका तथा जोल्हा बोली। यह सभी क्या है, मैथिली की 6 बोलियां मानी जाती है इन सभी को। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि मैथिली की कितनी बोलियां, तो मैथिली की कितनी बोलियां, तो 6 बोलियां। तो 6 का यह है कि उत्तर है, पश्चिमी है, दक्षिणी है, पूर्वी है, फिर चिकचिका है तथा जोल्हा है। और देखिए, बिहारी हिंदी की बोलियों में केवल मैथिली ही साहित्यिक दृष्टि से संपन्न मानी गई है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा जब सेट होता है तो थोड़ा ऊंचे हाई लेवल का क्वेश्चन सेट होता है और थोड़ी सी अच्छी बातें सेट होती है। तो क्वेश्चन में ये बन सकता है कि बिहारी हिंदी की बोलियों में केवल किस बोली को साहित्यिक दृष्टि से संपन्न माना गया है, तो मैथिली ऐसी बोली है जो बिहारी हिंदी की दृष्टि यानी कि साहित्यिक दृष्टि से बिहारी हिंदी में अगर कोई भाषा है तो वह मैथिली है, जिसे कि साहित्यिक दृष्टि से संपन्न माना गया है और इसे सर्वोच्च स्थान मिला भी है। इसके बाद है राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी जो है यह किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, यह बोली। तो राजस्थानी हिंदी यानी कि कहे कि यह जो है आती है किसके अंतर्गत, तो राजस्थानी हिंदी या राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत ही आती है। तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थान की विभिन्न बोलियों का सामूहिक रूप से राजस्थानी हिंदी कहा है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थान की जो विभिन्न बोलियां हैं उसे सामूहिक रूप से क्या कहा है, राजस्थानी हिंदी कहा है। तो इसमें जो बोलियां आती है कौन कौन सी आती है, मरवाड़ी आती है, मेवाती आती है और मेवाड़ी आई है या फिर हथौड़ी आई है और फिर जयपुरी आई है। तो मरवाड़ी देखिए पश्चिमी राजस्थानी मरवाड़ी बोली का उद्भव जो है शोरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप से हुआ है। लगभग इसमें उद्भव वाले जितना भी है क्वेश्चन, जो भी तथ्य आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि कौन सी बोलियों का जो उद्भव माना गया है, कहाँ से माना गया है। मरवाड़ी राजस्थान के जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चरू, नागौर, पाली आदि तथा पाकिस्तान के सिंध प्रांत पूर्वी भाग में बोली जाती है। इन सभी जगहों पे मरवाड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ, राजस्थान तो ये है ही, राजस्थान के जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चरू, नागौर, पाली तथा इन सभी जगहों पे जो है पूर्वी भाग में मरवाड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है। पुरानी मरवाड़ी को ही डिंगल कहा गया है और पुरानी मरवाड़ी को ही डिंगल कहा गया। आपसे ये क्वेश्चन में आ सकता है कि डिंगल कहा गया है, किसे कहा गया है, तो पुरानी मरवाड़ी जो बोली है उसे ही डिंगल कहा गया है। इसके बाद है जयपुरी। तो यह राजस्थान के पूर्वी भाग की बोली है। इसका केंद्र जो है जयपुर ही माना जाता है और जयपुर का पुराना नाम जो था वो क्या था, डूडान था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जयपुर का पुराना नाम जो है वह कौन सा है, तो ढूढ़ान है और ढूढ़ानी भाषा भी यहीं से बनी है, इसलिए इस बोली को ढूढ़ानी भी कहा जाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि ढूढ़ानी भाषा का एक और नाम क्या है, तो जयपुरी, या फिर ये आ जाएगा कि जयपुरी का एक और नाम क्या है, किस बोली के नाम से वो जानी जाती है, तो ढूढ़ानी भाषा। ये बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना और ये क्वेश्चन में आया भी है। ठीक है, पीजीटी के क्वेश्चन में ये आया है। जयपुरी बोली का उद्भव जो है शोरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप में हुआ है। जयपुरी बोली का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो शोरसेनी अपभ्रंश में हुआ। लगभग हम लोगों को देखने को क्या मिल रहा है, किसी का शोरसेनी अपभ्रंश मिल रहा है तो किसी का अर्धमागधी अपभ्रंश मिल रहा है। तो अपभ्रंश से ही हुआ है, तो शोरसेनी किसी में है, किसी में अर्धमागधी है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये सभी जो है बिल्कुल ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। इसके बाद है मेवाती। तो मेवाती जो है राजस्थान के उत्तर पूर्व की बोली है और इस पर जो है ब्रज भाषा का प्रभाव है। किस भाषा का, तो ब्रज भाषा का प्रभाव है। किस पे प्रभाव है, मेवाती पे प्रभाव है। इसकी एक मिश्रित उपबोली आहिरवाटी है जो कि गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस पे हरियाणी का प्रभाव है और इस पे जो है किसका प्रभाव देखने को मिलता है, हरियाणी का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद है मालवी। इसके बारे में देख लेते हैं क्या विशेष बातें हैं। तो दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली जो है वह कौन सी है, मालवी है। यह बोली उज्जैन, इंदौर, देवास, रतनमल, भोपाल, होशंगाबाद आदि के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। आदि के आसपास के क्षेत्रों में यह बोली जाती है। इसके बाद है कुमाऊनी। तो नैनीताल, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ क्षेत्र का परंपरागत नाम जो है कुमांचल है, जिसे कि अब कुमाऊं कहते हैं तथा यहाँ की बोली को कुमाऊनी कहा जाता है। ठीक है, कहाँ की बोली को, तो नैनीताल जो है, अल्मोड़ा है और पिथौरागढ़ है, इन सभी क्षेत्रों में जो है एक परंपरागत जो नाम है कुमांचल नाम है, जिसे कि अब कुमाऊं के नाम से कहा जाना जाता है और यहाँ की जो वो बोली कहलाती है तो वो कुमाऊनी के नाम से जानी जाती है।
इसके बाद है गढ़वाली। तो 52 गढ़ियों में बटे होने के कारण इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा गया है। कितने? 52 गढ़ियों में। अब गढ़वाल की ही बोली को गढ़वाली कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल में टिहरी गढ़वाल की जो बोली है गढ़वाली का आदर्श रूप में मानी जाती है। गढ़वाल में भोटियां, एक शक, किरात, नागा तथा खस जातियों की भाषा के अनेक तत्व इसमें मिश्रित होते हैं। इसके बाद है, देखिए क्या, इसके बाद है दक्खनी। तो दक्खनी का मूल आधार जो है दिल्ली के आसपास के 14वीं व 15वीं सदी की खड़ी बोली है और दक्षिण में प्रयुक्त होने के कारण इसे दक्खनी बोली भी कहा जाता है। इसकी मुख्य उपबोलियाँ कौन कौन सी है? वह है गुलबर्गी और बिदरी, उसके बाद है बीजपुरी और हैदराबादी। तो वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वह है बिहारी हिंदी जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है पूर्वी हिंदी जो है वो इम्पोर्टेंट है। राजस्थानी हिंदी की जो मारवाड़ी है और मेवाती है ये सभी इम्पोर्टेंट है। जयपुरी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ कुछ इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं अवधि का उदय और विकास। तो इसके बाद जो है पूरा का पूरा यह जो है बोलियों का संक्षिप्त परिचय यह हमारा समाप्त हो जाएगा, यह चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी जो हम लोगों ने देखा उससे भी रिलेटेड हम लोग करेंगे। तो देख लेते हैं अवधि का उदय और विकास, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में और सारे तथ्य इसी में आ जाएंगे। तो पूर्वी हिंदी का विकास कैसे हुआ? तो पूर्वी हिंदी का विकास जो हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। कैसे हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और पूर्वी हिंदी की बोलियों में कौन लोकप्रिय और प्रतिनिधि बोली बोली जाती है? तो मतलब माना जाता है पूर्वी हिंदी की बोलियों में कौन सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रतिनिधि बोली है? तो सबसे अधिक जो प्रतिनिधि और लोकप्रिय जो बोली है वह है अवधी। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन जिस प्रकार से बन सकते हैं तो मैंने कोशिश की है उसी प्रकार से क्वेश्चन बनाने का। तो बिल्कुल आप लोगों को एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए हर एक तथ्य कि पूर्वी हिंदी की बोलियों में सबसे लोकप्रिय और प्रतिनिधि जो बोली मानी जाती है वह अवधी ही है। अवध का प्राचीन नाम क्या था? तो अवध का जो प्राचीन नाम था वह था कोसली। और अवधि की उत्पत्ति कब हुई? तो अवधि की उत्पत्ति जो मानी जाती है 1000 ईस्वी या 1100 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो यह ही माना गया क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है कि कब इसका विकास हुआ है या कि कब इसकी उत्पत्ति हुई है। तो 1000 ईस्वी या फिर कहे कि 1100 ईस्वी के आसपास माना जाता है कि अवधि की उत्पत्ति इसी सब समय में हुई है। इसके बाद क्वेश्चन है कि अवधि के विकास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो अवधि के विकास को जो है 3 कालों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? तो आदिकाल है, मध्यकाल है और आधुनिक काल है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है ताकि मैं भूलूँ ना बताना आपको, तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नोट कर लिया है। तो अवधि के विकास को जो है 3 कालों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अवधि की मुख्य बोलियां कौन सी है? अवधि की जो मुख्य बोलियां मानी जाती है वह कौन सी है? तो अवधि की जो मुख्य बोलियां हैं इनमें से कौन सी है? तो अवधि की जो मुख्य बोलियां हैं इसमें बेसवाड़ी भी है और मिर्जापुरी भी है और इसके साथ एक और है बघोनी। ये तीनों बोलियां जो है क्या है? अवधि की मुख्य बोलियां हैं और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे स्वीकार किया है अपने ग्रंथ में। तो यह जो है बेसवाड़ी भी है, मिर्जापुरी भी और बघोनी भी जो यह क्या है? अवधि की मुख्य बोलियां इसे माना जाता है। उसके बाद है कि बेसवाड़ी अवधि की किस प्रकार की बोली है? बेसवाड़ी अवधि जो है ये किस प्रकार की बोली है? तो यह बेस राजपूतों के प्रधान होने के कारण जो है इस क्षेत्र का नाम बेसवाड़ा पड़ा। ये तो हम लोगों ने अभी जान लिया है। और इसकी जो यह जो बोली है तो किस प्रकार की बोली है यह कहा जाता है? तो यह जो है एक उपबोली है। क्या है यह? उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य और लोक साहित्य की दृष्टि से अवधि कैसी बोली है? तो साहित्य और लोक साहित्य की दृष्टि से अगर देखा जाए कि अवधि कैसी बोली है तो यह एक संपन्न बोली है। कैसी बोली है? यह एक संपन्न बोली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देसी भाषा के रूप में कोसली का उल्लेख मिलता है तो किस रूप में मिलता है? तो इसका जो उल्लेख मिलता है हमें कहाँ मिलता है? तो कुबले माला में मिलता है। ठीक है, जिसके रचनाकार कौन है? अधोतन है। ठीक है, ये बिल्कुल आप ये सब नोट कर ले, जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो सब नोट कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधि को काव्य भाषा के रूप में परिनिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मुल्ला दाऊद को दिया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुल्ला दाऊद ने काफ़ी रचनाएं रची है अवधि भाषा में, तुलसीदास जी भी ने भी। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि साहित्यिक दृष्टि से अवधि का प्रथम ग्रंथ माना जाता है तो वह कौन सा ग्रंथ है? तो चंदायन जो है साहित्य की दृष्टि से अवधि का प्रथम ग्रंथ चंदायन को ही माना जाता है, जिसके रचनाकार कौन है? तो मुल्ला दाऊद हैं।
इसके बाद है कि काव्य भाषा के रूप में अवधि के कितने रूप मिलते हैं। तो काव्य भाषा के रूप में अवधि के जो मिलते हैं 2 रूप मिलते हैं, एक ठेठ अवधि और दूसरा साहित्यिक अवधि। ठीक है, तो एक ठेठ अवधि और दूसरा साहित्यिक अवधि। भक्तिकालीन सूफी धारा में किस अवधि का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो भक्तिकालीन सूफी धारा में जो अवधि का प्रयोग हमें देखने को मिलता है वो मिलता है ठेठ अवधि में। ये सभी क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाएं में किस अवधि का प्रयोग किया है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में जो है साहित्यिक अवधि का प्रयोग किया है। चंदायन को एक और नाम से जाना जाता है, वह कौन सा नाम है। तो चंदायन को एक और नाम से जाना जाता है, वह है लोर कहा। ठीक है, ये भी अवधि भाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्यिक अवधि के विकास में सर्वोच्च योगदान किसने दिया। साहित्यिक अवधि के विकास में सर्वोच्च स्थान जो दिया गया है तो किसके द्वारा दिया गया। तो तुलसीदास जी ने सर्वोच्च स्थान, मतलब कि सर्वोच्च योगदान जो दिया गया है साहित्यिक अवधि के लिए, तो तुलसीदास जी ने ही दिया अपनी रचनाओं में। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं आधा से अधिक जो है वो अवधि भाषा में ही है। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे अवधि भाषा का जो क्षेत्र है, अवधि बोली का जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा क्षेत्र है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया कि मंडल, उसके बाद है जिला, कौन कौन सा मंडल है और कौन कौन सा जिला है। तो फैजाबाद में कहाँ बोला जाता है या कहाँ बोली जाती है ये अवधि भाषा, अवधि बोली। तो फैजाबाद है, सुल्तानपुर है, बाराबंकी है, अम्बेडकर नगर है, छत्रपति साहू जी है, महाराज नगर, इन सभी जगहों पे क्या है अवधि बोली का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है नखलऊ में कहाँ कहाँ, तो उन्नाव है, रायबरेली है, सीतापुर है, लखीमपुर है, खीरी है। इसके बाद है इलाहाबाद में कहाँ कहाँ, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इन सभी जगहों पे अवधि बोली का प्रयोग किया जाता है। फिर है देवी पाटन, तो बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच। उसके बाद है वाराणसी, तो जौनपुर, मिर्ज़ापुर, और जौनपुर में यानी कि केसगत तहसील छोड़ के जो है जौनपुर में, इन सभी जगहों पे जितनी भी जगह है तो इन जगहों को छोड़ के अवधि भाषा का प्रयोग या अवधि बोली का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चुनार एवं दुंदी है, तो इस सभी को छोड़ के मिर्ज़ापुर में प्रयोग किया जाता है। फिर है कि अवधि का उदय जो है किससे हुआ है। तो किससे हुआ है, तो मध्य देशीय अवहट से हुआ है। किससे हुआ है, मध्य देशीय अवहट से हुआ है। कुछ और क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ये तो अवधि भाषा का हम लोग देख चुके। अब कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि सभी से मिक्स हैं, जितने भी उपभाषाएं के अंतर्गत बोलियां हैं उन सभी से मिक्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणी, कौरवी और दक्कनी बोलियों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। तो इसमें जो देखने को मिलता है ना हरियाणी, कौरवी और दक्कनी बोलियों पे, तो इसका प्रभाव यानी पंजाबी भाषा का इसमें प्रयोग, यानी पंजाबी बोलियों का इससे प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद है कि बुंदेली किस बोली की उपबोली है। तो बुंदेली जो है किस बोली की उपबोली है। तो ब्रज भाषा की या कहें कि ब्रज उपबोली की बोली है। ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार ऐसा माना गया है। फिर इसके बाद है देखिए यहाँ पे मिलाने वाला है कि निम्नलिखित बोलियों को उनकी उपभाषाओं से सम्मिलित करते हुए दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो बिल्कुल इसमें सही सही लगा हुआ है, बस मैं पढ़ के सुनाऊंगी। देखिए अवधि कहाँ की है बोली, तो अवधि जो है यानी उपभाषा के अंतर्गत आती है, यानी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, बोली को उपभाषा में मिलाना है। तो अवधि जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, उसके बाद ब्रज जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, फिर उसके बाद कुमाऊनी जो है वह पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, महगी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। तो इस तरह से मिलान करने वाला भी काफ़ी आसान हो जाएगा अगर क्वेश्चन में पूछ दिया गया। तो यहाँ पे इसका कूट में जो आंसर दिया गया तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका मिल जाता है। तो क्योंकि इसमें ये लगा हुआ ही है तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सभी भी देख रहे होंगे। अगर ये नहीं मिला हुआ रहता पहले से तो मैं इसे और समझाने की कोशिश करती कि किस प्रकार से इसमें बन सकते हैं और किस प्रकार से इसे बनाया जाता है। आएंगे वैसे भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसमें बताऊँगी फिर आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा की कौन कौन सी बोलियां हैं। कौरवी है, ब्रज है, हरियाणी है, बुंदेली और कन्नौजी है। ये हम सभी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो आप जान रहे होंगे अच्छे से कि पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की जो बोलियां हैं कौन कौन सी है। कौरवी है, ब्रज है, हरियाणी है, बुंदेली है और कन्नौजी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणी, कौरवी और दक्कनी बोलियाँ हैं। तो ये जो बोलियां हैं कैसी बोलियां ये कहलाती है। तो यह बोलियां जो है आकार बहुला कहलाती है। कई बार देखिए ऐसा होता है कि जो तथ्य थ्योरी में नहीं आ पाए, यानी कि जब मैं उस तथ्य को क्लियर कर रही थी, उनका संक्षिप्त परिचय बता रही थी, तो उसमें नहीं आ पाता है। तो वो होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन आते थे, कोई भी क्वेश्चन, तो जो उसमें तथ्य छूट गए हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऑब्जेक्टिव में उसे लाऊं फिर मैं आपको बताऊँ। तो ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नए नए मिलेंगे। जैसे कि हरियाणी, कौरवी और दक्कनी की बोलियाँ हैं, यह क्या है, कैसी बोलियाँ हैं। तो यह आकार बहुला बोलियाँ हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोलियां हैं। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से जो विकसित बोलियां हैं वो कौन कौन सी है? वह है अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर कौशल की बोलियां हैं। तो उत्तर कौशल की जो बोलियां हैं वह कौन सी है? वह है अवधी। ठीक है। फिर उसके बाद है दक्षिण कौशल की बोली है। तो दक्षिण कौशल की जो बोली है वह कौन सी बोली है? तो वह है छत्तीसगढ़ी। कौन सी बोली है? तो छत्तीसगढ़ी है। दक्षिण कौशल की बोली कौन सी है? छत्तीसगढ़ी है। अब इसमें देखिए कि इसमें से 4 जो ऑप्शन मिले हैं इसमें से कोई एक जो है वो बिल्कुल मिल नहीं रहा है, वो गलत है। तो देखते हैं कौन सा है गलत। तो बुंदेली जो है कहाँ की ये, यानी बुंदेली जो बोली है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, देखते हैं। तो बुंदेली जो है इसमें वह है पश्चिमी, बिल्कुल सही है। ये अवधी है पूर्वी, ये भी बिल्कुल सही है। मैथिली है बिहारी, ये भी सही है। मारवाड़ी है पहाड़ी, बिल्कुल ये गलत है। मारवाड़ी जो है कहाँ की है? तो ये राजस्थान की है। ठीक है, राजस्थान की है, तो ये गलत हो जाता है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रियर्सन ने किस बोली को बंगारू कहा है? ग्रियर्सन ने किस बोली को बंगारू कहा है? तो हरियाणी को उन्होंने कहा है कि यह जो है बंगारू बोली है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा जो है बोली तथा उपभाषाएं जो है इसे समाप्त कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जितनी भी बोलियां हैं उन सभी का संक्षिप्त परिचय कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग कुछ और करेंगे, अलग टॉपिक करेंगे। इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे थे वो सब भी हम लोगों ने किया। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक करें, शेयर करें अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा वीडियो तो। और मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको हमारे पढ़ाने का जो ये तरीका है ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। नहीं तो अगर इसमें कुछ चेंज करना हो, या फिर जैसे कि आप सिर्फ चाहते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेके आऊँ, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।